विपुल निर्भर कीर्तिधरान्ति जयति चरनाथ नमस्कृत लघु विनिर्जित मोहधराधिप जयति य प्रभु शांति जिनाधिप जयति य प्रभु शांति जिनाधिप। स्वाध्याय चलते हुए लगभग 35-36 दिन हो गए। इस पूरे समय में कई प्रश्न ऐसे आए जिन्हें बाईपास भी कर दिया। कभी कभी ऐसा लगा कि हर किसी के लिए वो प्रश्न उपयोगी नहीं है। कुछ विषय सामान्य श्रोताओं के लिए कठिन हो जाते हैं और उसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती, ऐसा सोच के भी बहुत सी चीजों को बाईपास किया गया। कुछ कारण ऐसे भी बने कि एक विषय चल रहा था, उस विषय को पूरा करना, उसी विषय पे बने रहना, उसी विषय की गहराई में जाना, ये भी आवश्यक था। लेकिन कुछ प्रश्न मन के अंदर मेरे चल रहे थे और विचार भी था कि उन प्रश्नों का समाधान करना है। तो कल जब एक विषय पूरा हो गया तो हमने ऐसा विचार किया कि आज कुछ बदलाव किया जाए। लेकिन संदर्भ वही है जहां हम कल थे, संदर्भ नहीं बदला। कल एक बात थी कि हम ये 3 काम क्यों करें, उसमें एक पद था, अणाई जीवे अणाई जीवस्स भवे अणाई कम्म संयोग निपत्ति। ये जीव अनादिकाल से है, अनादिकाल से भव भ्रमण कर रहा है और अनादिकाल से कर्म से लिप्त है, संलिप्त है और इन्हीं कर्मों के कारण उसे भव भ्रमण कर। अब ये शब्द जब हम अनादि या अनंत बोलते हैं तो साधारणतः ये शब्द बन करके रह जाता है, इसकी गहराई अपने हृदय को स्पर्श नहीं। कि अनादि का कंसेप्ट क्या है, कितना लंबा। तो इसके लिए, क्योंकि ये अनादि इतना बड़ा है, इतना बड़ा है और वो हमारे लिए अदृश्य, हम उसे देख नहीं पाते। हमारा टाइम स्पैन बहुत छोटा है। हम तो सुबह क्या खाया है शाम को भूल जाते। ज्यादा हम साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल तक की बात, वो भी सब नहीं याद रख सकते, थोड़ी थोड़ी याद रखते। और ये टाइम स्पैन इतना लंबा, इतना बड़ा है, तो उसको कंसेप्चुअलाइज करना भी हमारे लिए बड़ा कठिन हो। दूसरी बात यह है कि अनादि काल से जब हम भव भ्रमण कर रहे हैं तो हम कहां कहां गए, कैसे कैसे गए, ये भी विजुअलाइज नहीं कर पाते। और यदि धर्म मार्ग में नहीं आए तो आगे भी कहां कहां जाना पड़ेगा, इसको हम बिल्कुल भी विजुअलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट को समझे बिना फ्यूचर को समझना बहुत कठिन। तो जैन धर्म का विज्ञान इतना सूक्ष्म है और क्योंकि उससे हमारा परिचय न के बराबर है, इसलिए उसको समझने में ज्यादा कठिनाई होगी। तो मैंने सोचा कि मॉडर्न साइंस जो है वो कंपैरेटिवली बहुत इजी है, कंपैरेटिवली उसको समझना आसान है। और बात यह है कि हमारे सामने आगे पीछे दिन भर उसकी बात भी होती रहती है। तो हम
कुछ कुछ उससे परिचित भी हैं, somewhat we are introduced। मैंने कहा कुछ उसका सहारा ले। तो मॉडर्न फिजिक्स, वो मॉडर्न फिजिक्स ने इस दृश्यमान जगत की बहुत सारी व्याख्याएं की है। देयर आर डिफरेंट मॉडल्स, और जो भगवान महावीर ने जिन चीजों को बताया है वो उसकी अपेक्षा तो बहुत स्थूल है। महावीर का विज्ञान और बहुत ज्यादा कुछ। तो कुछ कोशिश करते हैं कि उससे हम अपनी चीजों को कोरिलेट करके कुछ समझ सकें। यहाँ पर हमारे जैसे रमेश जी भाई साहब बता रहे थे कि मैं इंजीनियर हूं, तो अब जो इंजीनियर्स हैं उनको फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, लेकिन उनका काम मुख्य रूप से क्लासिकल फिजिक्स या जिसको न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं उसके आधार पर उनका काम चलता है। मैकेनिकल इंजीनियर होगा तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा, अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, और ये जो चीजें हैं ये मोटे तौर पर न्यूटोनियन फिजिक्स से, न्यूटन के 3 जो लॉ ऑफ मोशंस हैं उनसे गाइड हो जाता है, काम चल जाता है। और इसके बाद भी अगर उनको पढ़ना पड़े, मान लीजिए फ्रिक्शन पढ़ना पड़ेगा, इलास्टिसिटी पढ़नी पड़ेगी, इस तरह की जो भी चीजें हैं ये मैक्रो वर्ल्ड की चीजें हैं, बहुत सूक्ष्म नहीं है, तो उसी से काम चलता है। कोई सिविल इंजीनियर होता है, उसके लिए भी वो ब्रिक एंड मॉर्टर पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, वो भी न्यूटोनियन फिजिक्स से और थोड़ा केमिस्ट्री से गाइड हो जाता है, मेटलर्जी पढ़नी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको थोड़ा इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा वेव, थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड, पर ये सब मैक्रो वर्ल्ड की चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स होते हैं, उनको जरूर थोड़ा सा माइक्रो स्केल पे जाना पड़ता है, रेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा वेव पार्टिकल थ्योरी थोड़ी ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, ताकि जो वेव के प्रिंसिपल्स हैं, पर वो भी न्यूटोनियन, वो पढ़ना पड़ता है। थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है उन चीजों के बारे में उनको जानकारी करनी पड़ती है, पर उनको बहुत गहरे में, बहुत सूक्ष्म वस्तुओं तक जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये जितने भी इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं ये कहीं भी इनको कोई पार्टिकल फिजिक्स तक जाने की, जो बहुत सूक्ष्म है, जो परमाणुओं को भी टुकड़े टुकड़े करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके भी नीचे जाना पड़ेगा, जहां पर पॉजिट्रॉन की बात हो, जहां फोटोन की बात हो, जहां न्यूट्रिनो की बात हो, जहां डार्क मैटर की बात हो, टैक्योन्स की बात हो, वहां तक इनको जाना नहीं पड़ता, आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब सूक्ष्म जगत पे उतरना हो, जब टाइनी पार्टिकल्स की बात करनी हो, जिसको क्वार्ट्स के नाम से बोलते हैं, पार्टिकल्स के नाम से बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से बोलते हैं, तो फिर वहां पर विज्ञान अलग हो जाता है। वहां पर ये न्यूटोनियन फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के नियम लागू नहीं, फिर वहां पर क्वांटम फिजिक्स के नियम लागू हो जाते, फिर वहां पर रिलेटिव फिजिक्स के नियम लागू हो जाते हैं। जब हम अर्थ पे काम करते हैं तो जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है हम उससे गाइड होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स से, उसके कैलकुलेशंस से हम इस अर्थ के अंदर अपना काम चला सकते। लेकिन जब स्पाशियल बॉडीज की बात होगी, सेलेस्टियल बॉडीज की बात होगी,
जब स्पेस के अंदर जाने की बात होगी, अंतरिक्ष की बात होगी, तो वहां जाकर के ये न्यूटन के लॉज काम नहीं करते हैं। तब ग्रेविटेशन को समझने के लिए क्वांटम ग्रेविटी समझनी पड़ती है। वहां के स्केल्स भी डिफरेंट होते हैं, क्वांटम मैट्रिक्स अलग होता है, क्वांटम के यूनिट्स भी अलग है, वो सब कुछ उससे गाइड होता है। अगर उस ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझना हो तो आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समझना पड़ता है। अब ये सारी चीजें सामान्य जगत में हमें काम करने के लिए आवश्यक है, लेकिन जब एस्ट्रोफिजिक्स की बात होगी, एस्ट्रोनॉमी की बात होगी, अंतरिक्ष विज्ञान की बात होगी, तब इन्हीं चीजों के द्वारा हम किसी चीज को समझ सकते, उसके बिना समझ नहीं पाए। मैंने आज एक पोस्ट पे लिखा है सूक्ष्म जगत और अदृश्य जगत। तो ये दो शब्द का हमने जानबूझ के कहा, क्योंकि सामान्यतः सूक्ष्म अदृश्य होता है और हमारा परसेप्शन भी है कि जो बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है, उसे हम नहीं देखते, तो अदृश्य। लेकिन जो बहुत बड़ा होता है ना, वो भी अदृश्य होता है, बहुत दूर होता है, वो भी अदृश्य होता है। कभी समुद्र के किनारे खड़े होकर के देख, थोड़ी दूर तक ही देख पाएंगे, उसके बाद देख नहीं पाएंगे। हॉराइजेंटल लाइंस के साथ आपका सी लेवल मिल जाता है, 1-2 किलोमीटर के बाद समुद्र आपको दिखता है, क्योंकि बहुत बड़ा है, इसलिए। केवल छोटा होता है इसलिए नहीं दिखता है, ऐसा है, बहुत बड़ा भी नहीं। और इसी तरह से हमारे देखने की अपनी एक लिमिट है, साइट की लिमिट है। तो कहते हैं कि ये जो हम गैलेक्टिक सिस्टम देखते हैं, ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं, तो लगभग लगभग हमारी आई की जो रेंज है, जहां तक के लाइट को हम पकड़ पाते हैं, वो करीब करीब 500 लाइट ईयर तक की दूरी। वहां तक जो तारे हैं, नक्षत्र हैं, या जो और चमकती हुई बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, हम उनको देख पाते हैं, उसके बियॉन्ड हम नहीं देख। ये लिमिटेशन है, तो उसके बाहर है, वो हमारे लिए अदृश्य है। और इसी तरह से एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही भारी एक ऑब्जेक्ट है, अंतरिक्ष में है, हम उसे नहीं देख पाते, कोई वैज्ञानिक भी नहीं देख पाता, या यूं कहें कि कोई भी कभी भी उसे नहीं देख पाएगा। उसका नाम है ब्लैक होल। हम सब इस नाम से परिचित हैं, ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा ब्लैक होल क्या होता है। जब कोई तारा यानी स्टार अपनी लाइफ स्पैन पूरी कर लेता है, हाँ, तारे भी मरते हैं, तो उसके बाद उसमें कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होते होते वो क्वाजर में बदल जाता है, ड्वार्फ में बदल जाता है, न्यूट्रिनो स्टार में बदल जाता है, और फाइनली वो कॉन्ट्रैक्ट होते होते, छोटा होते होते, संकुचित होते होते इतना छोटा हो जाता है कि ब्लैक होल में कन्वर्ट। उसका जो एंटायर मास है वो वैसे का वैसा ही रहता है, यानी सामान्य भाषा में बोले तो उसका वजन उतना ही रहता है, लेकिन उसका साइज बहुत छोटा होते 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 वो इतना छोटा हो सकता है कि एक फुटबॉल के बराबर हो जाए। अब आप सोचिए, एक तारे में अरबों खरबों टन उसका वजन है, उसका मास है, और वो एक फुटबॉल के बराबर हो गया, इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
और जैसा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि वजन जितना होता है, मास जितना होता है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसी के प्रोपोर्शनल। तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि इसमें से लाइट भी पास नहीं करती। इसलिए ये ब्लैक होल है कि उसमें जो लाइट कहीं से भी पड़े तो वो लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, एब्सॉर्ब करता। उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे लाइट भी लाचार हो जाता है, इसलिए वो किसी भी तरह से दिख नहीं सकता। और जब दिख नहीं सकता फिर पता कैसे चले? तो पता चलता है क्योंकि उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना ज्यादा होता है कि वो वहां पर, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वहां पर स्पेस टाइम इतना कार्व हो जाता है कि वहां के स्पेस टाइम को देख करके, उसके कार्वेचर को देख करके, और उसके कारण जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो दूसरे ग्रह नक्षत्र तारे वगैरह हैं वहां पर, मिल्की वेज हैं, गैलेक्सीज हैं, उन पे वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसका अप्लाई होता है और उससे जो उनमें बिहेवियरल चेंज होता है, उससे ब्लैक होल को पकड़। अब ये ब्लैक होल बनता है तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अनुसार वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होते 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 जब ग्रेविटेशनल फोर्स इतना बढ़ गया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होना रुकता क्यों? ये बहुत वर्षों तक साइंस के पास एक प्रश्न था कि वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल क्यों नहीं हो, उसका कॉन्ट्रैक्शन इनफाइनाइट क्यों नहीं है, अनंत क्यों नहीं है? तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसका उत्तर दिया कि जो स्पेस टाइम है उसके लूप्स होते हैं और वो इस तरह से स्पेस टाइम उसके साथ मिला हुआ है, उस हैवी बॉडी के साथ मिला हुआ है कि वो उसके कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है। पर वो एकदम अंतिम अवस्था में होता है तो उसको अनंत तक नहीं जाते, पर बहुत बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी एक फुटबॉल जितनी जगह पे करोड़ों टन, अरबों टन का मास एकत्रित हो सकता है। अब जो ऐसे ब्लैक बॉडीज हैं, ब्लैक होल्स हैं, फिर उसके बाद उनका क्या होता है? तो इसकी दो थ्योरी है। एक कहते हैं एटर्नल ब्लैक होल, पर वो हाइपोथेटिकल है। आइंस्टीन ने अपने मॉडल को सुविधाजनक बनाने के लिए एटर्नल ब्लैक होल का हाइपोथेसिस दिया और स्क्वार्ट्ज चाइल्ड, उन्होंने उसका मैट्रिक बनाया कि जो एटर्नल ब्लैक होल्स हैं वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैं, नॉन रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, और उसमें ये कहा कि ना तो वो कभी बना और ना कभी नष्ट होगा, एटर्नल है। थ्योरेटिकल बात, मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आना चाहता कि जो जीव है वो अनादिकाल से है, एटर्नल है, और इतना भारी है, इतना भारी है कर्मों से, उसकी स्थिति निगोद में है, उसका नाम निगोद। हम चार गति की चर्चा करते हैं पर प्राय निगोद की चर्चा नहीं, पर निगोद रूट है सबका, वो मूल स्थान है, वो ब्लैक होल की तरह है। और अनंत अनंत जीव
जो निगोद में हैं वो कभी भी निगोद से निकलेंगे नहीं, उनका कभी मोक्ष नहीं। एटर्नल ब्लैक होल। एक दूसरी थ्योरी है, स्टीफन हॉकिंग, बहुत बड़ा नाम, अभी 2 साल पहले मर गए। वो अपनी बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा चर्चित रहे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी माना जाता है। उन्होंने एक थ्योरी दी ब्लैक होल इवेपोरेशन की, कि ये ब्लैक होल भी कभी ना कभी नष्ट होता है। कैसे होगा? इसके बनने की प्रक्रिया तो सबने बता दी, पर इसके नष्ट होने की क्या प्रक्रिया है? इसका डिके कैसे होगा, इसका क्षय कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि इसके इवेंट होराइजन में हॉकिंग रेडिएशन के नाम से, और क्योंकि ब्लैक होल ऑलमोस्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एग्जांपल है, टेम्परेचर बहुत कम होता है वहां, -150, 200, 250, 270 डिग्री का टेम्परेचर होता है ब्लैक होल्स। उस टेम्परेचर में भी कुछ ना कुछ हलचल होती है। सामान्य रूप से लगेगा कि कोई हलचल नहीं है, पर कुछ ना कुछ हलचल होती है, बहुत ही सूक्ष्म हलचल, वेरी सटल। अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट चलता है, और उस पार्टिकल के मूवमेंट के कारण उसके सरफेस लेवल पे, इवेंट होराइजन पे जो थोड़ी बहुत हलचल होती है, जो एकदम लोएस्ट टेम्परेचर है, पर टेम्परेचर है, हमारे लिए वो बेहद ठंडा है, पर एब्सोल्यूट जीरो की स्केल में वहां थोड़ा सा टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर की वजह से उसमें फोटोन एमिशन होता है। और वो जो फोटोन एमिशन होता है उससे थोड़ा थोड़ा क्षय होता है, कुछ वजन खोता है, वो बहुत ही कम है, इतना कम है कि जिसको मेजर करना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ वजन खोता है, जिसको अभी तक केवल थ्योरी से जाना गया, कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट अभी पॉसिबल नहीं है, पर उसकी थ्योरी दी है हॉकिंग। और जब वो अपना वजन खोता है तो खोते 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 एक समय आएगा जब सारा वजन खो देगा। ये थ्योरी। निगोद की स्थिति भी वही है, इतने गाढ़े कर्म बंधे हुए हैं और एकदम काला है, एकदम काला, कोई लाइट नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। पर रमेश जी ने एक दिन प्रश्न पूछा था कि रुचक प्रदेश क्या होता है, जहां पर आत्मा पूरी तरह अंधेरे से में है, ज्ञान का प्रकाश बिल्कुल नहीं है, और केवल कर्म ही कर्म बंधा हुआ है, कर्मों ने आत्मा को पूरे का पूरा ढक दिया है। वैसी स्थिति में भी आत्मा के असंख्य प्रदेशों में से, करोड़ों अरबों खरबों खरबों प्रदेशों में से 8 प्रदेश अनावृत रहते हैं, और उन 8 प्रदेशों के कारण वहां भी कुछ कुछ कर्म क्षयोत्सम होता है, कर्म का क्षयोत्सम, और लंबा टाइम स्पैन है, बहुत लंबा, बहुत लंबा। हॉकिंग ने कैलकुलेशन किया कि एक ब्लैक होल का डीके कितने दिन में हो जाएगा, तो कहा अगर उसका मास, उसका वजन एक सूर्य के बराबर है, और सूर्य से बहुत ज्यादा बड़े बड़े अनगिनत ब्लैक होल
इस यूनिवर्स में। यदि सूर्य के बराबर वजन है तो उसको डिके होने में, अपना पूरा मास खो देने में, अपना पूरा वजन खो देने में समय लगेगा 10 to the power 67 ईयर्स, यानी 10 के ऊपर 67 जीरो लगा दे, 67 जीरोस आफ्टर 10। अब कल्पना करें 10 पे 2 जीरो लग जाता है ना तो 1000 हो जाए, 10 पे 5 जीरो लग जाए तो मिलियन हो, लाख हो जाता है, मिलियन हो जाता है। 8 पे बिलियन, 11 पे ट्रिलियन, 14 पे क्वाड्रिलियन। अब इसके बाद कुछ भी बोलना कठिन है, वर्ड्स नहीं है कि हम क्या बोले। 14 जीरो पे आते आते तो सारी बातें खत्म हो गई। यानी हिंदी में बोले तो अरब, खरब, नील, पद्म सब हो गया। और 67 जीरो लगे, इतना वर्ष लगेगा जब सूर्य के जितने मास वाला 1 सोलर मास का एक ब्लैक होल वो डिके। और ऐसे बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं जो सुपर ब्लैक होल्स हैं, उनको डिके होने में 10 के ऊपर 106-7 बिंदु लगा दें, इतने वर्ष का समय भी लग सकता है। पर जैन दर्शन के अनुसार ये भी संख्यात है, यानी हम संख्या बता पा रहे हैं। संख्यात के बाद असंख्यात होता है, जहां संख्या बताई नहीं जा सकती, और उससे बड़ा अनंत होता है। ऐसे अनंत काल उस निरोध में लगते हैं। धीरे 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 कर्म का डिके होता है, फिर हम उस निरोध से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकल के ये संसार में दिखते हुए एक इंद्रिय पेड़ पौधे से लगा कर, कोई चींटी, कोई केचुआ, कोई मधुमक्खी, कोई बिच्छू, इनके भाव करते 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 फिर कुछ बड़े प्राणी जब बहुत बहुत उन्नति कर लेते हैं तो हाथी, घोड़ा, बैल, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, देव, नरक, और अंत में मनुष्य का, अंत में मनुष्य का। अब इस मनुष्य के भाव में हम चाहें तो मोक्ष की दिशा पकड़ सकते हैं, और हम चाहें तो फिर से निरोध की तरफ जा सकते हैं। दोनों तरफ ओपन है, वन वे नहीं है, हम बीच में है, रास्ता दोनों तरफ खुला है, इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। अब एक बात वहां पर और का, ब्लैक होल के बारे में लोगों ने बहुत सुना है, बड़ा पॉपुलर टॉपिक है। अभी भी कल परसों भी न्यूज में था कि एक नियरेस्ट ब्लैक होल अभी नया नया खोजा गया। बड़ा पॉपुलर टॉपिक है, ब्लैक होल्स के बारे में बहुत लोग जानते हैं। बट व्हाट अबाउट व्हाइट होल्स? बहुत कम लोग व्हाइट होल्स के बारे में। अब व्हाइट होल क्या है? दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ब्लैक होल, एग्जैक्ट ऑपोजिट। जैसे ब्लैक होल में कोई भी चीज जाती है तो वापस नहीं आती उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, व्हाइट होल में कोई भी चीज अंदर जा ही नहीं सकती, जो जाता है वो वापस। दिस इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ ब्लैक होल्स। और कहते हैं ब्लैक होल के होते 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 अल्टीमेटली व्हाइट होल्स में बदल। एंड व्हाइट होल्स हैव जीरो मास, मास है ही नहीं, और मास नहीं है तो एनर्जी भी नहीं है। जीरो मास, जीरो एनर्जी।
उसने अपना सब कुछ खो दिया, सब दे दिया, अब देने के लिए कुछ बचा नहीं और कुछ लेता भी नहीं, न देता है न लेता है, लेकिन वो बेहद चमकीला होता है। कहते हैं सुपरनोवा से भी चमकीला हो सकता है व्हाइट होल्स। नन इज डिटेक्टेड टिल डेट। अभी तक व्हाइट होल्स को किसी ने देखा नहीं, केवल थ्योरेटिकल फिजिक्स में है कि व्हाइट होल्स ऐसा हो सकता है, एजम्पशन है, हाइपोथेसिस है, सारी थ्योरीज में फिट होता है व्हाइट होल्स का होना, क्वांटम थ्योरी में भी फिट होता है, स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी में भी फिट होता है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी फिट होता है, सब में फिट होता है। उसका मॉडल जो है, साइंटिफिक मॉडल, वो बिल्कुल एक्यूरेट है कि ऐसा हो सकता है, बट अभी तक किसी ने उसको देखा नहीं। और मैं इस व्हाइट होल्स की तुलना करता हूं सिद्ध भगवान से, मोक्ष में गए हुए जीव से, हैविंग नो मास, पदार्थ कुछ है ही नहीं, जहां कर्म जीरो हो गया। यानी यदि हम कर्म को मास या पदार्थ से तुलना करें तो निगोद में वो सर्वाधिक है, अन्य भवों में निगोद से कम है, इस समय मनुष्य भव में है तो काफी कम है। अगर हम सेलेस्टियल बॉडीज की बात करें तो जैसे सूर्य है, तारे हैं, ये घूमते ये मिड लाइफ में, ना अभी ब्लैक होल है ना व्हाइट होल है, ये बीच में है, वैसे हम भी बीच में हैं। निगोद वो ब्लैक होल जैसा है, सिद्ध भगवान व्हाइट होल के जैसे, कोई मास नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, यानी किसी पदार्थ का कोई लेना देना नहीं है, कर्म का एक रजकण भी नहीं है, ये व्हाइट होल। एक थ्योरी और है, हॉकिंग ने कहा कि ये मासलेस होगा, इसमें मास नहीं होगा, लेकिन कुछ थ्योरीज, डायरेक्ट वगैरह ने बात की कि नहीं नहीं, इसमें कुछ मास हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है, और अभी सब हाइपोथेसिस है। किसी ने किसी व्हाइट होल को देखा नहीं, अगर कुछ थोड़ा सा मास हो तो सिद्ध भगवान में तो वो भी नहीं, कर्म बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। तो अगर थोड़ा सा मास हो, हम ऐसे व्हाइट होल की बात करें तो फिर ये सिद्ध भगवान नहीं से तुलना नहीं की जा सकती। फिर हम तुलना करेंगे अरिहंत भगवान से, जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया है, इसलिए बाई एंड लार्ज हो गए, कर्म रहित हो गए। पर अभी थोड़े से कर्म बचे हुए हैं, थोड़े से कर्म बचे हुए, और वो जबरदस्त इल्यूमिनेटिंग है, जबरदस्त उनकी चमक है। तो हम अरिहंत भगवान को व्हाइट होल से तुलना कर सकते। अब एक बात और है कि जो ब्लैक होल बनता है उसमें हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर मास में है, हर जगह है, जहां भी पदार्थ है वहां ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जहां ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां ग्रेविटेशनल वेव्स निकलते हैं। न्यूटोनियन फिजिक्स में ग्रेविटेशन की बात तो है पर ग्रेविटेशनल वेव की बात नहीं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में जहां क्वांटम ग्रेविटी की बात आती है वहां पर, और थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में भी ग्रेविटेशनल वेव्स की बात, एक ग्रेविटेशन है, एक ग्रेविटेशनल वेव है। क्या है ग्रेविटेशन का? एक सीधा सा काम है, वो चीजों को अपनी तरफ खींचता है, और केवल खींचता नहीं है, चिपका भी लेता है। जब ग्रेविटेशन ज्यादा होता है तो चिपका लेता है। ब्लैक होल में ग्रेविटेशन इतना ज्यादा होता है
कि ऐसे चिपकाता है हर चीज को कि दुनिया में कोई भी चीज, यूनिवर्स की कोई भी चीज उससे बाहर। हमारा राग, हमारा मोह, वो क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स की तरह ही तो है। वो खींचता है अपनी तरफ, वो अपने अंदर चिपका लेता है। हम कहते भी हैं इस आदमी के अंदर चिपकाव बहुत ज्यादा है, बस समझ ले ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर का ज्यादा है तो धीरे धीरे ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, निगोद में चला जाएगा। और व्हाइट होल में ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, जो आता है उसको रिटर्न कर देता है। जैसे राग और द्वेष है ही नहीं तो अब नया कोई कर्म बंध होता ही नहीं। ब्लैक होल में जो आएगा वो उसको गड़प कर लेगा। जितने कर्म के परमाणु आएंगे, अगर राग द्वेष मोह गहरा है तो वो सारे कर्म परमाणु हमारे अंदर चिपक जाए और व्हाइट होल जैसे बन जाएंगे, रेडिएट करते जाएंगे। अभी ब्लैक होल जैसे हैं, रेडिएट करते जाएं, फोटोन एमिशन करते जाएं, राग द्वेष को बाहर निकालते जाएं, नए कर्म बंधेंगे नहीं। और नए बंधेंगे नहीं, पुराने का डिके होता जाएगा, वी विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाइट होल, जहां पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, जहां फिर कोई एक भी परमाणु, एक भी मास वो अंदर नहीं आ सकता। जो आएगा वो रिफ्लेक्ट होके बाहर चला जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है। ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल फोर्स टेंड्स टू इंफिनिटी, अनंत की तरफ बढ़ता हुआ, और व्हाइट होल में वो जीरो की तरफ। हम बीच में, हमारा राग द्वेष मध्यम कक्षा का है, ना हम निगोद में हैं जो ब्लैक होल की तरह हर चीज को सोचे, लाइट को भी सोचे। अभी हमारे पास लाइट आती है, ज्ञान का प्रकाश आता है तो हम कुछ उसका उपयोग कर सकते हैं, कुछ उससे देख सकते हैं। ब्लैक होल में लाइट भी जाएगा तो वो भी ब्लैक में कन्वर्ट, ये फर्क है। निगोद में लाइट गया भी तो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ नहीं है। अभी हमारे पास मौका है, हम अपने ग्रेविटेशनल पुल को कम कर सकते, राग द्वेष मोह को थोड़ा सा कम करते 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 एक दिन व्हाइट होल में कन्वर्ट। आज थोड़ा सा मॉडर्न साइंस की बात करने का मन इसलिए भी हुआ कि प्राय अभी देख रहा हूं कि जो यंगर जनरेशन है वो मूल धर्म की तरफ आकृष्ट नहीं, और उसमें उनकी गलती नहीं, क्योंकि हमने भी धर्म को कुछ रिचुअल्स बना करके रख दिया और वो रिचुअल्स उनको इंटरेस्ट नहीं करते, उनको वो लगता नहीं है कि ये पॉसिबल है, इसलिए भी वो जुड़ते नहीं। उनका इंटरेस्ट साइंस में है, क्योंकि साइंस रीजनिंग की बात तो करता है। हालांकि जैसे फिलोसॉफी में हाइपोथेसिस है, एजम्पशंस है, वो सब साइंस में भी है, क्योंकि उसके बिना केवल और केवल दृश्यमान चीजों से आप पूरी प्रकृति की व्याख्या नहीं कर सकते। आप बिग बैंग को अपने यहाँ रेप्लिकेट नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन वो आपका एक मॉडल है यूनिवर्स के लिए, साइंटिफिक मॉडल है, और उस मॉडल को जगह जगह तरह तरह से जस्टिफाई किया जाता है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है। यही धर्म